बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गेस्ट स्टार में खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेज़बान इमरान आरिफ रांझा। आज हमारे गेस्ट स्टार का मौजू है कॉन्स्टिट्यूशन एंड रूल ऑफ लॉ, यानी पाकिस्तान में आइन और कानून की हुक्मरानी। आइन और कानून की हुक्मरानी का जिक्र हम अक्सर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और अखबारात में सुनते और पढ़ते हैं। आज की गुफ्तगू में हम आइन और कानून की हुक्मरानी और इसकी अहमियत को पाकिस्तान के तनाज़ुर में समझने की कोशिश करेंगे। आज के मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट जनरल पंजाब जनाब अहमद अवैस साहब। जनाब अहमद अवैस साहब, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं इस प्रोग्राम में। जनाब अहमद अवैस साहब का मुख्तसर तारफ़ मैं पेश करता हूँ। जनाब अहमद अवैस साहब सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हैं। आप सिविल, कारपोरेट और कॉन्स्टिट्यूशनल वकालत का वसी तजर्बा रखते हैं। इसके अलावा आप वकला सियासत में भी सरगर्म अमल रहे। आप 1981 में लाहौर बार एसोसिएशन के सेक्रेटरी मुंतखब हुए। 1984 में आप लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सेक्रेटरी मुंतखब हुए, जबकि 2004 में आप सदर लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन बने। 2007 की वकला तहरीक में भी जनाब अहमद अवैस साहब ने कलीदी किरदार अदा किया। अब 2019 से आप एडवोकेट जनरल पंजाब के ओहदे पर फाइज हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, कॉन्स्टिट्यूशन और रूल ऑफ लॉ पर गुफ्तगू का आगाज़ करने से कबल मैं चाहूँगा कि आप हमारे नाजरीन को कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ का बुनियादी फ़र्क थोड़ा सा बता दें, ताकि हमारी बात सुनने में एक आम आदमी के लिए आसानी हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ा अच्छा सवाल आपने किया है कि आइन जो है असल में कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है कि इट्स बंडल ऑफ लॉज, एक प्रोसीजर लेट डाउन किया है इसके अंदर रेगुलेट करने का, हुकूमत को चलाने का एक तरीक़ेकार, हुकूमत के अफेयर्स को रेगुलेट करने का एक तरीक़ेकार, निज़ाम में हुकूमत को रेगुलेट करने का एक ज़ाब्ता, उसको आप आइन कहते हैं। क्योंकि स्टेट जो है वो एक बड़ा कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है और उसको ये भी कहा जाता है कि स्टेट जो है इट्स लाइक अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये एक जिंदा चीज़ की तरह होती है स्टेट। या ये एक्सपैंड करती है, ग्रो करती है, या ये श्रिंक करती है। तो जो जिसमें जान होती है, जिसमें ज़िंदगी होती है, ये खसूसियत जो है सिर्फ उसी के अंदर। जो डेड पर चीज़ है, एनी आइटम, स्टोन है, इट्स अ डेड आइटम, तो स्टोन विल रिमेन स्टोन। वो आप हज़ारों, सैकड़ों और हज़ारों सालों के बाद भी उसको उठाओगे तो वो स्टोन ही होगा, उसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी। बिल्कुल ऐसे। तो ये फ़र्क है। तो बेसिकली एक निज़ाम में हुकूमत को चलाने का जो ज़ाब्ता है वो उसको हम आइन कहते हैं। और लाजिम होता है यार, कॉन्स्टिट्यूशन अब दो किस्म के हैं। अब मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा कि एक हार्ड, एक इस कहते हैं कि वेरी रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है, एक सॉफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। तो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन में कि जिसमें तब्दीली लाने का निज़ाम बड़ा मुश्किल है। पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन भी बेसिकली एक रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन ही की कैटेगरी। इसको अमेंड करना मुश्किल है। कि इसको अमेंड करने के लिए आपको 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट की ज़रूरत होती है। उसके अलावा इसका एक फुल स्टॉप या कॉमा बदलना हो तो आप नहीं बदल सकते। तो इसलिए ये भी रखा गया है कि इसको कोई भी हुक्मरान जो है वो अपनी मर्ज़ी और अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक उसमें तब्दीलियाँ ला के उसको तबाह ना कर दे, उसकी शक्ल को, और उसके कुछ पैरामीटर फिक्स कर दिए हैं। और इसी वजह से पाकिस्तान के आइन के अंदर अगर आप देखिए तो एक पावर ऑफ जुडिशल रिव्यू जो है वो उन्होंने बड़ी अदालत को दे दी है। ठीक कि जुडिशल रिव्यू की अथॉरिटी, कि आपने पार्लियामेंट के अंदर कानून साजी की और उसके बाद उस कानून साजी की बुनियाद के ऊपर एग्जेक्टिव ने अपना इम्प्लीमेंटेशन का प्रोसेस शुरू किया। लेकिन आपने किसी बंदे ने अगर उसको चैलेंज कर दिया अदालत में, या अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के पास आर्टिकल 184(3) में ये ताकत मौजूद है, ये अथॉरिटी उनके पास मौजूद है कि वो किसी भी मैटर को, कॉन्स्टिट्यूशन के किसी एक एस्पेक्ट को, किसी पीस ऑफ लेजिस्लेशन को वो परख सकें ऑन द टच स्टोन ऑफ द आर्टिकल, सच एज कि कोई कुरान सुन्ना के खिलाफ नहीं होगा, कोई फंडामेंटल राइट्स के मुनाफी नहीं होगा। इनकी टच स्टोन के ऊपर अगर कोई आपको इस सामने चीज़ आ जाती है कि इस आइन साजी में ये गुंजाइश जो है वो नज़र नहीं आती, या ये कमी रह गई है, तो अदालत जो है उसको अल्ट्रा वायरिस टू द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर कर सकती है, डायरेक्ट कर सकती है कि इसको आप अमेंड करके इसको ठीक करें, या इसको उन्होंने
अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर कर दिया इस आइन साजी को, तो आप नया दोबारा से बनाएंगे उन पैरामीटर्स की रोशनी में जो अदालत ने फिक्स किए होंगे। तो ये है नटशल जो एक ऐसा डॉक्यूमेंट कि जो हुकूमत के अफेयर्स को रेगुलेट करने के लिए इस्तेमाल होता है, और तमाम अदारे जो हैं वो उसके सबसर्विएंट हैं। ओवरऑल स्ट्रक्चर गवर्नमेंट का देता है कि पूरा एक स्टेट क्राफ्ट का एक पूरा स्ट्रक्चर बताता है, और तमाम अदारे जो हैं वो इसके सबसर्विएंट हैं। कोई अब कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता। कितनी बड़ी अथॉरिटी में कोई आदमी होगा, he will have to be subservient to the constitution and law, and law जो इसके अंडर बनाई लेजिस्लेशन होती है, आईनी तरीके में पार्लियामेंट जो कानून साजी करती है वो उसको आप कानून कहते हैं कि वो लाजिम है उनको इन्फोर्स करना। और अगर कोई कह दे कि इसके अंदर फलां कानून साजी जो हुई उसमें आइन के इन क्लॉजेस का या इन आर्टिकल्स का ख्याल नहीं रखा गया, ये फंडामेंटल राइट्स के मुनाफी है, ये कुरान सुन्ना के मुनाफी है, तो आप फ़ौरन अदालत को रजू करेंगे, और अदालत जो है अगर इसकी बात की तस्दीक कर दे और जुडिशल रिव्यू की पावर को इस्तेमाल करते हुए उसको ये डिक्लेयर कर दे कि ये अल्ट्रा वायरी है, तो उस सूरत में कानून साजी जो है वो अल्ट्रा वायरिस टू द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर हो जाएगी और काला दम करार दे दी जाएगी। और पार्लियामेंट जो सिंपल मेजॉरिटी से ला बना सकती है, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो जी कोई भी कानून साजी है वो एक सिंपल मेजॉरिटी से होती है। लेकिन जहाँ पे आइन की एक अमेंडमेंट का ताल्लुक हो या किसी के एक क्लॉज के ऐड करने का ताल्लुक है, तो उस सूरत में उसको 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होगी। लेकिन ये 2/3 मेजॉरिटी भी आइन के बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदल सकती। ये भी एक ज़हन में बिल्कुल बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी मतलब पाकिस्तान का बेसिक स्ट्रक्चर जो पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत है। दूसरा एक डेमोक्रेसी में के सिस्टम के अंदर एक दूसरा सिस्टम जो वो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। तो अगर आपने स्विच ऑन करना है फ्रॉम पार्लियामेंट्री सिस्टम टू द प्रेसिडेंट सिस्टम, तो आप वो टोटल बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को बदलना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जाना पड़ेगा। एक नई असेंबली, आप नया इलेक्शन कराएंगे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इसीलिए आएगी कि वो आइन में ये तब्दीली करे, और या तो सारी पार्टियां मिलकर करेंगी या जो पार्टी के पास एक एब्सोल्यूट मेजॉरिटी आ जाएगी 2/3, तो फिर वो उसमें तब्दीली लाएंगे, इस तरह करेंगे। सर, अब रूल ऑफ लॉ के बारे में हम बहुत सुनते हैं, हमारे नाजरीन के लिए आम फहम अल्फाज में बताइए कि रूल ऑफ लॉ बेसिकली है क्या, इसको कैसे हम डिफ़ाइन करेंगे? बड़ा सिंपल है। देखिए, रूल ऑफ लॉ जो है ना, आप पहले ज़हन में एक बात ले आइएगा कि बादशाह किसे कहते हैं। ठीक, इससे आसान हो जाएगा समझना भी। ये एक निज़ाम, बादशाहत का निज़ाम जो है, ये इंसानी तारीख़ जब से आपको नज़र आती है, आपको एक निज़ाम नज़र आता है। इंसान में जो अल्लाह ने अपनी खुसूसियात समो दी, तो अल्लाह ताला जो पूरी कायनात का हाकिम है, पूरी कायनात का खालिक है, पूरी कायनात जो है वो अल्लाह ताला के मंशा और हिकमत के ऊपर कायम है, और उसी तरह से वो निज़ाम चल रहा है। वो क्योंकि खुदा का अपना बनाया हुआ निज़ाम है, तो उसमें तो कभी ना कोई तब्दीली आ सकती है, ना उसके अंदर कोई गलती की गुंजाइश है। परफेक्ट है वो, और यही वजह है कि वो करोड़ों अरबों सालों से उसमें कोई ज़रा बराबर कहीं पर भी कोई कह नहीं सकता कि जी यहाँ पे इसमें कोई फॉल्ट आ गया। जिस दिन फॉल्ट आएगा वो ये कोलैप्स कर जाएगी सारी कायनात। निज़ाम एक यहाँ बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, अल्लाह ताला के ये पूरे कायनात का निज़ाम जो है वो इंसाफ पे कायम है, बैलेंस पे कायम है। बैलेंस का निज़ाम जो है, इसकी पूरी कायनात उस पे कायम है। यही निज़ाम अल्लाह ताला ने तफ़वीज़ किया कि इंसान जिस वक्त वो एक खूबसूरत निज़ाम में हुकूमत बनाएगा, तो वो भी इंसाफ की बुनियाद के ऊपर कायम करे, मसवात की, इंसाफ की बुनियाद, मिज़ान के ऊपर वो होगा, इंसाफ की बुनियाद के ऊपर, वो बैलेंस के ऊपर आएगा। इसीलिए इंसाफ को आप बैलेंस से तशबीह देते हैं कि बैलेंस में कोई कमी बेशी नहीं हो सकती। जब तक ज़रा सी भी आप कमी बेशी करेंगे तो बैलेंस का एक पलड़ा झुक जाएगा। वो झुकेगा तो इसका मतलब है कि आपने बैलेंस आउट कर दिया, और बैलेंस आउट किया तो वो निज़ाम तबाह हो जाएगा सारा उसका। क्योंकि हर चीज़ जो है वो एक अपनी मैं थोड़ी सी मैं साइंटिफिक अंदाज में बात कर रहा हूँ। न्यूटन के जो कानून के मुताबिक हर चीज़
यहाँ पे जो मौजूद है इस कायनात में, उसका जो हुजम है वो उसका हुजम और उसके डिस्टेंस के एतबार से उसकी अपनी एक मैग्नेटिक फोर्स है, जिसको आप कहते हैं उसको उस मैग्नेटिक फोर्स को जो उसके अंदर मौजूद है वो दूसरी फोर्स के साथ उसका एक ख़ास तनासब से कायम रखा जाता है। ठीक। अगर किसी एक की मैग्नेटिक फोर्स जो है कमज़ोर पड़ जाएगी और दूसरे की बढ़ जाएगी तो वो ग्रेविटेशनल पुल जो है वो जिसकी बढ़ जाएगी उसको खींच लेगा अपनी तरफ और वो ताकतवर हो जाएगा। और अगर वो खींच लेगा तो उसी की जिस स्टेज से, जिस खास स्पॉट से वो मैग्नेटिक फोर्स जिसकी कम हो गई है वो खिंच गया, वहाँ पे वो एक वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। उस वैक्यूम की वजह से अगली फोर्सेस जो है वो डिस्टर्ब हो जाएंगी और निज़ाम ख़राब हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे। अगर कायनात में ये निज़ाम ख़राब होगा तो पूरी कायनात जो है वो कोलैप्स कर जाएगी। हुकूमत के अंदर ये निज़ाम ख़राब होगा तो वो हुकूमत कोलैप्स कर जाएगी। ये अल्लाह ने ऐसा निज़ाम खूबसूरत अंदाज में बना दिया है क्योंकि असूल वज़ा कर दिया। अब वो असूल जब वज़ा हो गए तो वो असूलों के मुताबिक ही चलना है आपने। ठीक। तो इसी तरीके से आइन जो है वो बैलेंस क्रिएट करता है। उसने, मैंने आपको बताया कि 3 पिलर्स हैं। अब एक पिलर है पार्लियामेंट जो कानून साजी करती है। अब उसने कानून बना दिया, उस कानून को एनफोर्स करने के लिए एग्जीक्यूटिव है, हुकूमत है। हुकूमत जो है वो अदालत, वो पार्लियामेंट के बनाए हुए कानून को उसने एनफोर्स करना है। और आइन के अंदर जो उसने एक तरीक़ेकार कानून साजी का और जो इंसानी हकूक़ को जो नुक्ता नज़र से जो उन्होंने राइट्स आपके जो प्रिजर्व कर दिए हैं वहाँ पर। यहाँ पे एक बात आपको बता दूँ कि आइन जो है ना वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक। एक लिहाज से। और आप जानते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो हमेशा 2 पार्टीज के दरमियान होता है। ठीक। ये स्टेट और इंडिविजुअल के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट। अब यहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक तरफ पीपल ऑफ पाकिस्तान, एक तरफ स्टेट ऑफ पाकिस्तान, ये 2 पार्टीज के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट है और हमेशा 2 पार्टीज के दरमियान ही होता है कॉन्ट्रैक्ट। अब कॉन्ट्रैक्ट जब तक मुकम्मल नहीं होता जब तक दोनों पार्टीज अपने अपने ऑब्लिगेशन को पूरा ना करें, एंड देन बिकम सिग्नेटरी टू द एग्रीमेंट। ऐसा ही है ना जी? बिल्कुल ऐसे ही। अब आर्टिकल 5 को पढ़ें आप, तो आर्टिकल 5 कहता है कि द लॉयल्टी टू स्टेट एंड ओबीडियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन इज इनवॉल्युबल ऑब्लिगेशन ऑफ एवरी सिटीजन। कि आपके आइन के साथ ओबीडियंस एंड लॉयल्टी टू स्टेट, ये 2 आम चीजें हैं कि स्टेट के साथ लॉयल होना इंतहाई जरूरी है। ठीक है। अगर आप लॉयल नहीं है तो आप ओबीडियंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं हो सकते। सर, किसी माशरे या मुल्क की तरक्की के लिए रूल ऑफ लॉ की क्या अहमियत है? मैं एक सेकंड आपको ये थोड़ा सा एक अगली बात कर दूं। जी सर। अब ये जब आर्टिकल 5 के तहत हर इंडिविजुअल ने, हर पाकिस्तान के अवाम ने अपने आप को आर्टिकल 5 के पेश नज़र स्टेट के आगे सरेंडर कर दिया, अपने राइट सारे सरेंडर कर दिए। ठीक है ना? ओबीडियंस टू कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉयल्टी टू स्टेट। इसके रिटर्न ये एग्रीमेंट का एक पार्ट है ना, एक पार्टी ने ये कर दिया, अब दूसरी पार्टी ने अपना ऑब्लिगेशन पूरा करना है। वो क्या है कि दूसरी पार्टी का ऑब्लिगेशन ये होगा कि वो आपके फंडामेंटल राइट्स की गारंटी दे दी उसने कि आपने सरेंडर कर दिया सारे राइट, ये गारंटी है, हम पूरे करेंगे तुम्हारे और प्रिजर्व करेंगे और तुम्हें फराहम करेंगे। अब होता ये है, प्रॉब्लम ये बन गई कि स्टेट, इंडिविजुअल ने अपने राइट सरेंडर कर दिए, स्टेट अपना ऑब्लिगेशन पूरा नहीं कर रही, वो फंडामेंटल राइट्स जो है उसने इग्नोर कर दिए हैं इंडिविजुअल के, और प्रॉब्लम आ गई पाकिस्तान के अंदर। ये है असल। तो सर, इसमें किसी मुल्क या माशरे की तरक्की के लिए रूल ऑफ लॉ की क्या अहमियत है? क्योंकि दुनिया में जिन मुल्कों ने भी तरक्की की रूल ऑफ लॉ की बुनियाद पर की। जी बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कहा आपने। मैंने इसलिए आपको वहाँ अभी बात भी की थी, अभी आपसे के सामने भी ये बात कहता हूँ कि स्टेट ऑफ मदीना एक छोटी सी जगह के ऊपर मुसलमानों ने, जो उनके पास कुछ भी नहीं था उस वक्त, उन्होंने बनाई, लेकिन उसके अंदर ताकत क्या पैदा हुई कि वहाँ पे किसी इंडिविजुअल की, किसी फ़र्द की हुक्मरानी नहीं थी, कोई बादशाह नहीं था उस स्टेट का, बिल्कुल ऐसे हुक्मरानी कानून की थी। बिल्कुल सर। तो कानून की जब हुक्मरानी आई तो इसका मतलब है कि कानून के सामने तमाम बराबर थे। बिल्कुल ऐसे। इसका मतलब ये हुआ दूसरी लफ्ज़ों में कि मेरिट इज द ओनली आंसर टू एनी अपॉइंटमेंट। किसी को किसी
असर रसूख की बुनियाद पे, नेपोटिज्म की बुनियाद के ऊपर किसी आदमी को कोई अहमियत हासिल नहीं है, चाहे वो नबी ज़ादा है, चाहे वो नबी का रिश्तेदार है, या चाहे वो एक ऑर्डनरी बद्दू है। जिसकी अहमियत है वहाँ पे हज़रत बलाल की कितनी बड़ी अहमियत थी, एक ग़ुलाम थे, बिल्कुल ऐसे, वहाँ से आज़ाद कराया था उनको। लेकिन आप देखिए उस माशरे के अंदर कितनी बड़ी अहमियत थी हज़रत बलाल की। बिल्कुल ऐसे, वहाँ तो ये नहीं था कि ये ग़ुलाम है तो ये इनका ये इब्ने ग़ुलाम ही रहेंगे। तो ये बुनियाद है जो एक सोसाइटी की, कि जहाँ के रूल ऑफ लॉ का कंसेप्ट अगर है तो फिर मेरिट इज़ दी ओनली आंसर, कि जो आदमी जिस ओहदे के लिए बिल्कुल मुनासिब होना चाहिए, उसमें तमाम वो खसूसियात मौजूद हैं कि जो उस ओहदे को सेटिस्फाई करने के लिए हों, तो उस आदमी को वहाँ पे लगाएंगे। आप अपने जान पहचान के आदमी को सिर्फ इस वजह से लगा दें कि जी आपके वो करीब है, तो ये नेपोटिज्म है। बिल्कुल ऐसे, ये उसके नेगेट करेगा उसका। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ये भी फरमाया कि अगर मेरी बेटी फातिमा भी कोई चोरी करती तो मैं उसका भी हाथ काट देता। तो ये इक्वालिटी बिफोर लॉ का कांसेप्ट है, ये बेसिकली रूल ऑफ लॉ का एक बहुत बड़ी मिसाल तो यही है बिल्कुल असल में। और सर अगर हम आईने पाकिस्तान के तनाज़ुर में देखें तो आर्टिकल 4 और 5, 4 और 5 जो है पाकिस्तान के आइन का, वो गारंटी करता है रूल ऑफ लॉ की। तो हम आज 75 साल हो चुके हैं पाकिस्तान को, अभी तक क्यों हम रूल ऑफ लॉ की बुनियाद भी नहीं रख सके हमारी सोसाइटी में? उसकी रीज़न क्या है सर? उसकी वजह यह है कि आवाम ने अपना ऑब्लिगेशन पूरा कर दिया बाई सरेंडरिंग ऑल राइट्स बिफोर द स्टेट। ठीक। और उसको वो आर्टिकल 5 आर्टिकल से पहले आर्टिकल 4 आता है। 4 क्या है कि एवरी इंडिविजुअल इज एंटाइटल्ड टू गेट द प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अब उसको प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जब नहीं मिलेगी, बिल्कुल सरेंडर राइट सारे कर दिए उसने, तो वो कैसे, कहाँ जाएगा, क्या करेगा? प्रॉब्लम ये है हमारी कि एक हमारा वर्चुअली हमने उस सोशल कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दिया है। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में एक पार्टी अगर अपना ऑब्लिगेशन पूरा नहीं करती है तो आप रोज अदालतों में जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट टूट जाता है। बिल्कुल सर। अवाम ने अपना वादा पूरा कर दिया, सरेंडर कर दिया। स्टेट ने अपना वादा पूरा नहीं किया कि फंडामेंटल राइट्स को ना प्रोटेक्शन किया ना फराहम किया, तो मामला खराब हो गए। तो एक ही तरीका है इसका कि रूल ऑफ लॉ के कॉन्सेप्ट को उजागर करने का और उसको एक पूरी स्टेट का अहम फैक्टर बनाने का, कि स्टेट भी अपनी ऑब्लिगेशन पूरी करे और अवाम भी अपने ऑब्लिगेशन जो है पूरा करें, तो एक आइडियल स्टेट जो है वो जन्म ले लेगी। सर जैसे पहले भी डिस्कस हुआ कि किसी भी स्टेट के 3 पिलर्स हैं, एग्जेक्टिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी। अब एग्जेक्टिव को हम सबसे पहले ले लेते हैं। एग्जेक्टिव को किस किस्म का रोल प्ले करना चाहिए कि रूल ऑफ लॉ की इम्प्लीमेंटेशन हो सके पाकिस्तान में? एग्जेक्टिव को 2 चीज़ें हैं। नंबर 1 के एग्जेक्टिव ने अपने कंडक्ट से, अपने एक्ट्स एंड कंडक्ट से साबित करना है कि एग्जेक्टिव जो है वो एस्पिरेशन ऑफ पीपल की बुनियाद के ऊपर हुकूमत में आई है, हुकूमत संभाली है उसने। वो लोग जो नुमाइंदगान की शक्ल में आए इलेक्ट होके, तो उनको एस्पिरेशन ऑफ पीपल का ख्याल रखना है। उसने हर वो काम करके वो पॉलिसी बनानी है जिसमें कॉमन मैन मुस्तफीद हो, और वो इतना ही सेंसिटिव होना चाहिए एग्जेक्टिव को कि वो कॉमन मैन के चेहरे से पढ़ ले गई, इसके चेहरे पे अगर आपको कराहत की, तकलीफ़ की सिलवटें उसके चेहरे पे नज़र आती हैं तो आप समझ लें कि सोसाइटी जो है तकलीफ़ में है। और अगर उसके चेहरे पे, कॉमन मैन के चेहरे पे मुस्कुराहट है तो आप समझ जाएंगे कि अब ये एक खुशहाल सोसाइटी है। ये ज़रूरी है। हम इसका ख्याल नहीं करते। हम एग्जेक्टिव जो है वो बजाय इसके कि अपना ये काम पूरा करे, वो फंडामेंटल राइट्स को इग्नोर करके वो अपने आप को जो है वो बेनिफिट के लिए, जो अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए अपने नेशनल इंटरेस्ट को बाटर करना शुरू कर देती है। दे आर द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पीपल, लेकिन वो सही रिप्रेजेंटेशन नहीं होती। हम ये बल्कि आपने जो भी कहा है उसको अगर एक दूसरे सेंटेंस में ऐसे कह लें कि गवर्नमेंट जब फॉर्म हो जाती है तो इट रिमेन्स एन इलेक्टेड गवर्नमेंट, बट इट इज़ नो लॉन्गर ए रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, बिकॉज इट डज नॉट रिप्रेजेंट द एस्पिरेशन ऑफ पीपल। सो इलेक्टेड तो है कि इलेक्ट होके आई है, लेकिन वो रिप्रेजेंटेटिव नहीं है क्योंकि वो नुमाइंदगी नहीं कर रही सही तरीके से। सर हमारे कवानीन में रूल ऑफ लॉ के लिए सुपरमेसी ऑफ लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ और एक कानून में प्रेडिक्टेबिलिटी भी होनी चाहिए
कि आर्बिट्रेरीनेस को आप किस तरह ख़त्म कर सकते हैं सर कानून में? हमारे जो रूल ऑफ लॉ के लिए बहुत ज़रूरी है कि सबके लिए इक्वल ट्रीटमेंट हो, आर्बिट्रेरीनेस ख़त्म हो, उसके लिए क्या आप कहेंगे सर? आर्बिट्रेरी देखिए उसके लिए ये ज़रूरी है कि यहाँ पे हम प्रैक्टिकली डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल को एनफोर्स करें। एक बात, डेमोक्रेसी जो है ना एक एटीट्यूड का नाम है, और वो एटीट्यूड क्या है? नंबर 1 कि आप के ऊपर लाजिम है कि अपने फेलो ह्यूमन बीइंग के लिए इज़्ज़त और रिस्पेक्ट का नज़र से आप उसको देखें, पहली बात। दूसरी, जैसे आप के अपने ख्यालात हैं या अपनी ओपिनियन है उसको आप अहमियत देते हैं, तो आपको सेम अहमियत जो है, सेम इम्पोर्टेंस जो है अपने फेलो ह्यूमन बीइंग की ओपिनियन को देनी है, नो मैटर वो आपसे डिफर करता हो। डिफर कर रहा है, बिल्कुल उसका राइट है। बिल्कुल एक आदमी एक सेंसिबल ह्यूमन बीइंग जो है, ये उसका राइट है कि वो अपनी जिस किस्म की ओपिनियन फॉर्म कर ले, वो आपके हक में भी हो सकती है, आपके खिलाफ भी हो सकती है। तो आपको तो अप्रिशिएट करना है कि ये राइट। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, मैंने ये 6 का हिंसा बना के आपके आगे रखा है, आप उधर से पढ़ रहे हैं, इसको 9 पढ़ रहे हैं। आप अपने नुक्ता नज़र से ठीक है, मैं अपने नुक्ता नज़र से ठीक है। मैं कैसे अपने आप को इम्पोज करूँ कि नहीं ये 6 ही पढ़ो इसको? आई कांट से। बिल्कुल। तो हर एक को राइट है अपनी ओपिनियन फॉर्म करने का, हमें रिस्पेक्ट करनी है, ये डेमोक्रेसी है। क्योंकि जब यहाँ पे जब डिक्टेटोरियल रूल आएगा कहीं पर, जब भी यहाँ पे निज़ाम जो है वो आर्बिट्ररी निज़ाम आ जाएगा, जहाँ पे डिक्टेटरशिप आ जाएगी, जैसे बादशाह का निज़ाम है, तो वो तो कहेगा जो मैं कह रहा हूँ वो ठीक है, ठीक, क्योंकि उसको पकड़ ही नहीं सकता, ना उसको अदालत पकड़ सकती है, ना उसको कानून पकड़ सकता है। कानून तो उसके मुंह से निकलेगा। किंग कैन डू नो रॉन्ग। यस, वो ये निज़ाम को नेगेट करता है डेमोक्रेटिक सेटअप जो है और सिस्टम जो है और आइनी निज़ाम जो है, जो बेस कर रहा है रूल ऑफ लॉ के ऊपर। रूल ऑफ लॉ होगा तो आप रिस्पेक्ट क्रिएट करेंगे, आप ओपिनियन की रिस्पेक्ट करेंगे और उसकी इंसान की अपनी क्वालिटी और उसकी एबिलिटी की बुनियाद के ऊपर उसको माशरे के अंदर मुकाम देंगे। सर, हमारे पास कानून की किताबें डिफरेंट कवानीन से भरी पड़ी हैं, उनकी इम्प्लीमेंटेशन का मसला है। इसके साथ साथ ये बताइएगा कि क्या ज़रूरत है नए कवानीन पैदा करने के लिए ताकि लोगों के लिए आसानी पैदा हो, उनको अपने राइट्स की अवेयरनेस हो? देखिए, कानून साजी तो मेरे ख्याल में ओवर लेजिस्लेशन हुई है, कोई कमी नहीं है, हर चीज़ का कानून आपको मिल जाएगा, मौजूद है। हमारे यहाँ प्रॉब्लम जो है वो इम्प्लीमेंटेशन एंड एनफोर्समेंट ऑफ लॉ की प्रॉब्लम है। वो एनफोर्स नहीं होता, और अगर एनफोर्स होता है तो वो डिस्क्रिमिनेटरी शक्ल में होता है, यूनिफॉर्मिटी नहीं है उसके अंदर। हमारी प्रॉब्लम ये है, प्रेडिक्टेबिलिटी भी नहीं है, यूनिफॉर्मिटी भी नहीं है, इसी वजह से उसमें ये सारी प्रॉब्लम आ जाती हैं। तो माशरे में ये नाहमवारी जो आप जब ऐसे इस अंदाज में होगा तो ये एक ऐसे तरफ आपको ले जा रही है कि जो तबाही की तरफ लेके जा रही है। और आज हम 2-4 हैं इस सूरत हाल से कि एक तबका जो हुकूमत के अंदर आता है वो इस माइंड से आता है कि मैं आ गया हूँ तो मेरा हक है कि मैं कौमी ख़जाना भी लूट लूँ, मैं हर किस्म की करप्शन भी कर लूँ, मैं अपना घर भी भर लूँ और अपनी जायदादें बना लूँ ताकि मेरी आइंदा के पता नहीं, और गरीब आवाम का पैसा। यहाँ पे एक बात मैं आपको, अगर आप इजाज़त दें जी सर, तो बड़ी ज़रूरी बात आ जाती है। देखें, पाकिस्तान को मद्देनजर रखें सामने, आज प्रैक्टिकली पाकिस्तान में अगर आप गौर से अगर सारे ये डेटा एंड फिगर्स को इकट्ठा करें तो मोर देन 50% पीपल आर लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन इन पाकिस्तान राइट नाउ। अब बिलो पॉवर्टी लाइन लाइफ क्या होती है? देखें, बिलो पॉवर्टी लाइन लाइफ ये होती है कि कोई शेल्टर नहीं रहने के लिए, पेट भर के खाना नहीं खा सकते, इतना कपड़ा नहीं है कि वो अपना पूरा जिस्म ढांक सके, किसी बच्चे ने यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेज की शक्ल नहीं देखी, किसी फैमिली ने किसी डिस्पेंसरी की, हॉस्पिटल की शक्ल नहीं देखी। ये वो लाइफ है बिलो पॉवर्टी लाइन। और इसके बावजूद वो ये लोग जो हैं वो टैक्स दे रहे हैं, क्योंकि इनडायरेक्ट माचिस की एक डिबिया खरीदते हैं, टैक्स दे रहे हैं। और वो टैक्स का पैसा जो है, जो इस किस्म की जिंदगी से निकल रहा है, वो नेशनल एक्सचेकर में जाता है ना पैसा। बिल्कुल। और आपके हुक्मरान क्या करते हैं? मैं एक मिसाल दे रहा हूँ आपको, 2015 की यूएनओ का सेशन अटेंड करने के लिए पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर गए वहाँ पर।
$9,500 पर डे पे उन्होंने अपने लिए कमरा मुंतखब किया। ठीक। और 100 आदमी साथ ले गए थे, वो अलग ठहरे 7 स्टार होटल्स के अंदर। वो पैसा कोई उनकी जेब से गया था, पाकिस्तानी टैक्स, वो पाकिस्तानी एक्सचेकर से गया था। और एक्सचेकर में उन लोगों के पैसा शामिल था जो बिलो पॉवर्टी लाइन, जो मैंने आपको बताया, वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो आप इसको नुमाइंदा प्राइम मिनिस्टर कहेंगे? नहीं कहेंगे। ये प्रॉब्लम है हमारी। यहाँ से बाहर निकलेंगे जिस दिन उस दिन आप महसूस करेंगे कि हम पाकिस्तान में एक नया दौर शुरू हो रहा है, एक नई लाइट नज़र आ रही है। सर, अब कानून की हुक्मरानी में सबसे अहम रोल अदलिया का है, तो हमारी अदलिया को क्या किरदार अदा करना चाहिए कि रूल ऑफ लॉ और कानून और आइन की हुक्मरानी हो? देखिए, सर दस्त तो मैं कहूँगा कि पाकिस्तान की अदलिया, सुपीरियर जो जुडिशरी है, और पर्टिकुलरली सुप्रीम कोर्ट, उनको सर्टन डिग्री ऑफ एक्टिविज्म जो है वो हैज़ टू बी डन। इसकी वजह यह है कि जैसे अभी आपने शुरू में कहा कि जब आइन साजी होती है असेंबली पार्लियामेंट के अंदर, तो उसके बाद क्या होता है, अगला स्टेप एग्जीक्यूटिव जो है उन ऑर्डर्स, उन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट को इम्प्लीमेंट करती है। ठीक है ना। और ये दोनों काम जब उसने इम्प्लीमेंट करना है और उसने हर वो कानून साजी कर वो स्टेप लेने हैं जहाँ से फंडामेंटल राइट्स को सिक्योर किया जाए और कॉमन मैन तक पहुँचाया जा सके। यही है ना जी? जी बिल्कुल। अगर ये काम वो नहीं करती, अगर एग्जीक्यूटिव ने अपना ये काम नहीं किया, तो जिम्मेदारी तीसरे पिलर के ऊपर आ गई, बिल्कुल ऐसे, जुडिशरी के ऊपर। क्योंकि जुडिशरी अगर प्राइम मिनिस्टर ने ये ओथ लिया कि आई विल प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, और नहीं किया उसने, बिल्कुल, तो यही ओथ का ये लाइन तो उसने भी पढ़ी है, जज ने भी पढ़ी ली है अपने ओथ के अंदर, चीफ जस्टिस ने और जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ने और जज ऑफ हाई कोर्ट ने, बिल्कुल ऐसे, आई विल प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। तो वो पाकिस्तान के आइन को कैसे प्रिजर्व करेगा, कैसे डिफेंड करेगा, कैसे प्रोटेक्ट करेगा, अगर फंडामेंटल राइट्स को वो प्रोवाइड नहीं कर सकता, जो एग्जीक्यूटिव ने उसको प्रोवाइड नहीं किया, फराहम नहीं किया कॉमन मैन को। और स्टेट जो है वो एक्सप्लॉइट, देखो ना, आपने आर्टिकल 3 देखा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, वो कहता है कि स्टेट हर किस्म के एक्सप्लॉयटेशन को खत्म करेगी, इसलिए कि स्टेट एक बहुत ताकतवर इंस्टीट्यूशन है। स्टेट मशीनरी जो है इतनी पावरफुल होती है जो एग्जीक्यूटिव के कंट्रोल में है, और उसको वो, अब एक आदमी ताकतवर है तो वो गरीब आदमी, कमज़ोर आदमी का तो हर राइट ले लेता है। तो स्टेट तो आसान पोजीशन में है कि इतनी ताकत है उसके पास, वो जिसका मर्जी राइट ले ले, तो उसके प्रोटेक्शन के लिए अदालत बैठी हुई है कि तुम नहीं कर सकते हो ऐसे। तो ये जब तक हम ये ट्राइकोटोमी के इस सिस्टम को लेके उजागर नहीं करेंगे और आगे लेके नहीं चलेंगे, तो फिर उसके अंदर हम एक तबाही की तरफ खुद जा रहे हैं। क्योंकि हज़रत अली ने जैसे कहा था कि एक माशरा जो कुफर की बुनियाद पे हो और एक माशरा जिसमें इंसाफ ना हो, तो कुफर का माशरा जो है वो तो बच जाएगा, लेकिन जो इंसाफ से फुकदान हुआ जिस माशरे का, वो तबाह हो जाएगा। सर, पाकिस्तान में पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम में हुकूमत राइज है। आईन पाकिस्तान इस्लामी उसूलों के मुताबिक एक फलाही जमहूरी रियासत की गारंटी देता है, तो रूल ऑफ लॉ किस तरह एक इस एम की तरफ हम इससे एक अपने मोटो की तरफ बढ़ सकते हैं कि एक पाकिस्तान एक फलाही इस्लामी जमहूरी रियासत बने से? मेरे नज़दीक तो देखिए, मैं वो ये बात जो यहाँ इन्फोर्स नहीं है, आप कुरान शरीफ को उठाएं और पढ़ें, जितनी जगह मेरे ख्याल में कोई आपको ऐसी सूरत नज़र नहीं आएगी, हर सूरा के अंदर, हर सिपारे के अंदर बारहा जिक्र आया है नमाज पढ़ने का, और नमाज के साथ ही कि नमाज और ज़कात का साथ साथ जिक्र आया। ज़कात वो चीज़ है जिससे सोसाइटी को आप बचाते हो, उसमें से इकोनॉमिक डिस्पैरिटी को ख़त्म करते हो। अब इकोनॉमिक डिस्पैरिटी को ख़त्म करने का ये निज़ाम जो है, जिस शक्ल में आज से 1400 साल पहले आया था, आपको इज्तिहाद की उन्होंने आगे इसका तरीक़ेकार नहीं बताया। हर दौर में जब जितनी सोसाइटी एडवांस कर जाएगी, क्योंकि सोसाइटी तो आप कहते हैं ना कि सिविलाइजेशन इज़ लाइक अ रिवर, बिल्कुल ऐसे, इट फ्लोज टुवर्ड्स प्रोग्रेस, समटाइम फास्टर समटाइम स्लोअर, लेकिन एक तरक्की की तरफ ही चल रही है। आज से 1000 साल, 2000, 5000 साल पहले जो कौम लोग ज़िंदगी गुजार रहे थे,
वो सिविलाइजेशन एडवांस करके आज के एक कॉम्प्लेक्स सोसाइटी में तब्दील हो चुकी है। तो कॉम्प्लेक्स सोसाइटी के अंदर आपने इस निज़ाम को कैसे नाफिज करना है, इस नामवारी को कैसे दूर करना है, ये वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट तो दे दिया, लेकिन हर दौर में आपको उसके लिए इज्तिहाद की, कानून साजी की ज़रूरत होगी कि नई सोसाइटी को उसकी ग्रोइंग रिक्वायरमेंट के साथ उसकी इम्प्लीमेंटेशन के प्रोसीजर को कैसे आपने अडॉप्ट करना है। ये है, इसको आप चले जाए ना, आप इधर स्कैंडिनेवियन कंट्री में, तो स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे, आज भी वहाँ पे वो आपको पता है कि वेलफेयर स्टेट्स हैं। बिल्कुल। और वहाँ पे वो कैसे उन्होंने इसको अडॉप्ट किया, वो उसको उमर लॉ कहते हैं कि दे हैव अडॉप्टेड उमर लॉ। बाकायदा गूगल करें बिल्कुल, तो आपको वो निकाल के दे देंगे उमर लॉ जो है ये वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट है। सर, आज के पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला मुआशी अबतरी है और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी है, जिसकी वजह से हमारी मुआशी हालात भी रोज़ बरोज़ बुरे होते जा रहे हैं और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और लॉ एंड ऑर्डर की ख़राबी की वजह से पाकिस्तान एक मईशत के गर्दाब में फंसा जा रहा है। तो इस सिलसिले में रूल ऑफ लॉ की अहमियत इंटरनेशनल लेवल पे अगर देखें हम पाकिस्तान की तरक्की के लिए, तो क्या आप समझते हैं कि क्या अहमियत है? बहुत ज़रूरी है। देखिए ना, मैं आपको बता रहा हूँ कि जिस वक्त आप इस कॉन्सेप्ट को लेके आगे चलेंगे तो पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने वाले वो लोग आएंगे जो उसकी अहलियत रखते हैं, जिनकी कमिटमेंट है, जिनकी कमिटमेंट जो है वो पाकिस्तान में अपनी बिजनेस को चमकाना नहीं है। वो आपको पता है कि 2500 साल पहले सोक्रेटिस ने और उसके बाद प्लेटो ने यह कहा था कि किंग शुड बी अ फिलोसोफर। बिल्कुल, फिलोसोफर किंग की थ्योरी दी थी प्लेटो, थ्योरी दी थी उसने कि अगर आपने बिजनेसमैन को किंग बना दिया तो वो तो अपने बिजनेस के एक्सपेंशन के लिए पॉलिटिकल पावर रिक्वायर करेगा, उसको अवाम से कोई ताल्लुक नहीं है। तो इसलिए हमारे यहाँ यही प्रॉब्लम है। एक बिजनेसमैन तबका अगर आके वो मुसल्लत हो गया और उसने हुकूमत संभाल ली तो उसकी आपने देखें, आप किसी को निकाल के देख लें कि जिस दिन वो हुकूमत में आए हैं उस दिन उनकी इंडस्ट्री कितनी थी और आज कितनी है, उस दिन उनकी दौलत कितनी थी और आज कितनी है। ये एक रेस है, एक रैट रेस है जिसमें हम फंस गए हैं। तो जो फिलोसफर्स का कहने का मतलब है कि जिसको अपनी दौलत कमाने का उसका काम नहीं है, उसको बहुत बड़ी सेक्रेट जिम्मेदारी है उसके ऊपर कि उसने अवाम की हालत को कैसे बदलना है, ठीक करना है और मुआशी और माशरती नाहमवारी को उसने दूर करना है। सर, ये वो बुनियाद है। मीडिया को किसी भी स्टेट का फोर्थ पिलर कहा जाता है, तो मीडिया का क्या रोल हो सकता है रूल ऑफ लॉ के बारे में? बहुत ज़्यादा, इसीलिए बिल्कुल उसको फोर्थ पिलर ऑफ स्टेट जो है राइटली इसको कहा जाता है। आज देखें, ये जहाँ पे वर्ल्ड हैज़ बिकम श्रिंकन टू अ ग्लोबल विलेज, तो वहाँ मीडिया जो है वो भी इंटरनेशनली वो एक आवाज़ बन के इकट्ठा हो गया है। आपकी यहाँ बैठे हुए आवाज़ जो है वो दुनिया के दूसरे कोने में इसी वक्त सुनी जा रही है। वहाँ के लोगों के तासुरात क्या हैं, वहाँ की प्रॉब्लम्स क्या हैं, वहाँ पे हादसात किस किस्म के हुए हैं, लोगों ने उनको डील करने के लिए क्या तरीक़ेकार हुए हैं, वो आप यहाँ बैठ के उनको एक्सपीरियंस कर रहे हैं और देख रहे हैं। बिल्कुल ऐसे। तो दो तरीके होते हैं सीखने के। एक तरीका होता है कि आप प्रैक्टिकली वो काम करें और सीख जाएं। दूसरा तरीका होता है कि जिसने वो उस रिगर से गुजर के वो काम किया है और उसने बुक लिखी है या कोई मूवी बनाई है या कोई उसने ओपन डेमोन्स्ट्रेशन की है, वो आप देख लें और सीख जाएं। तो इसलिए मीडिया को तो लाजवाब काम है आज के दौर में। मीडिया जो है, और जहाँ पर नाहमवारी होती है मीडिया फ़ौरन वो पिक करके आपको सारा दिखा देता है कि इस आदमी ने ये जो लिबादा ओढ़ा हुआ है, इसके पीछे तो एक वो बैठा हुआ है, एक ऑल टुगेदर एक ऐसा शख्स है जो कैलसली हालात को डील कर रहा है, सिर्फ अपनी हद तक वो काम कर रहा है और सोच रहा है, लेकिन उसने एक मुनाफिकत का लिबादा ओढ़ा। ये मीडिया आपको दिखाता है कि ये लोग जो है माशरे में बड़े इज़्ज़त वाले और बड़े काम करने वाले और बड़े मुखय्यर बने हुए हैं, लेकिन उन्होंने एक एक चीज़ दिखा दी कि इन्होंने कैसे दौलत कमा रहे हैं और कैसे कमा रहे हैं और कैसे अपने आप को कैमोफ्लेज किया हुआ है। ये चीज़ें जब ज़्यादा से ज़्यादा नज़र आने लगेंगी तो लोगों के अंदर एक शाऊरी कैफियत जो है वो बढ़ जाएगी, शाऊर पैदा हो जाएगा। और यहाँ पे एक है कि मीडिया हर काम जो है वो अच्छा भी होता है बुरा भी होता है। आप एक किचन की नाइफ जो है उसे सब्जी काटने के लिए भी इस्तेमाल करते हो और उसी नाइफ से आप किसी को कत्ल कर सकते।
आप मुल्क को डिफेंड करने के लिए भी एक बंदूक का इस्तेमाल करते हो, और आप मुल्क के ऊपर किसी के जगह पे कब्जा करने के लिए भी उसको इस्तेमाल करते हो। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये साथ साथ आपने जो मॉरल अपलिफ्टिंग का काम जो करना है, जो यूनिवर्सिटीज़ और स्कूल्स और कॉलेजेस ने इसके सबसे बड़ा जो सिस्टम है ऑफ एजुकेशन, और असातिज़ा ने जो ये जिम्मेदारी पकड़नी है एक तरफ, ये सारे मिल के जॉइंटली एक सिंक्रोनाइज शक्ल के अंदर जब ये सारा काम करेंगे तो एक बड़ी खूबसूरत सोसाइटी जो है वो यकीनन डेवलप होगी। थैंक यू वेरी मच सर। हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है जनाब। नाज़रीन, हमने आज की गुफ्तगू में आइन की अमलदारी और कानून की हुक्मरानी को जानने की कोशिश की। हमने देखा कि रूल ऑफ लॉ किस तरह एक सोसाइटी को बैलेंस करने में अपना रोल अदा करता है। इसके अलावा हमने ये भी जानने की कोशिश की कि पाकिस्तान में आइन की अमलदारी और कानून की हुक्मरानी किस हद तक राय जाए और इसके रास्ते में कौन कौन सी रुकावटें हैं। हमने पाकिस्तान में आइन की अमलदारी और कानून की हाकमियत को बेहतर बनाने के लिए अदारों के किरदार पर भी रोशनी डाली। आखिर में मैं अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमान एडवोकेट जनरल पंजाब जनाब अहमद अवैस साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू वेरी मच सर। खुदा हाफिज़।